हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है ये कार्ल मार्क्स पर हमारा पार्ट 7 है स्टूडेंट, जिसमें हम कार्ल मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे उनके आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उनके आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स का आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, इस सिद्धांत में मार्क्स ने पूंजी को संगठित श्रम कहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस सिद्धांत में मार्क्स ने पूंजी यानी कैपिटल को संगठित श्रम क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा है। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स से पूर्व के जो भी विचारक रहे स्टूडेंट, जिन्होंने इतिहास का विश्लेषण किया, उन्होंने या तो दर्शन के आधार पर या साहित्य के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक आदि परिप्रेक्ष्य में इतिहास का अध्ययन किया, किंतु किसी ने भी इतिहास का विश्लेषण आर्थिक आधार पर या अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं किया था। किंतु मार्क्स ने इतिहास का वर्णन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया, और मार्क्स ऐसे पहले व्यक्ति थे या पहले विचारक थे जिन्होंने इतिहास का विश्लेषण आर्थिक या अर्थव्यवस्था के आधार पर किया था। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार, मार्क्स ने समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था को माना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आधार का अर्थ है उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधनों से है। यहाँ आधार का अर्थ क्या है? उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधनों से है। तो समाज की संरचना का आधार किसको माना मार्क्स ने? अर्थव्यवस्था को। और यहाँ आधार का मतलब या बेस का मतलब है उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधनों से है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही मार्क्स के अनुसार मार्क्स ने कहा कि समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था है और धर्म, राज्य, विचार व सरकार आदि इस संरचना के भाग हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मार्क्स ने समाज की संरचना का मेन आधार किसको माना? अर्थव्यवस्था को माना, कि अर्थव्यवस्था पर ही समाज की संरचना आधारित है और धर्म, राज्य, विचारधारा व सरकार आदि संरचना के भाग हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मार्क्स ने समाज की संरचना को किस प्रकार से प्रदर्शित किया उसको जानते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो स्टूडेंट, समाज की संरचना का केंद्र बिंदु मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को माना और धर्म, राज्य, विचारधारा एवं सरकार को उसका भाग माना। समाज की संरचना का सेंटर पॉइंट पर वो अर्थव्यवस्था को ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास का विश्लेषण आर्थिक आधार पर ही किया था, और धर्म, राज्य, विचारधारा, सरकार उनके भाग थे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि वो धर्म को किस रूप में लेते थे, राज्य को किस रूप में लेते थे और विचारधारा एवं सरकार को किस रूप में लेते थे। स्टूडेंट, मार्क्स जो थे धर्म को अफीम मानते थे। उनका कहना था कि धर्म जो है अफीम है, जबकि राज्य को वो शोषण का यंत्र मानते थे, कि पूंजीपति वर्ग जो है राज्य का प्रयोग करके सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। वहीं अगर विचारधारा के विषय में बात करें तो मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की जरूरत केवल शासक वर्ग या पूंजीपति वर्ग की होती है, सर्वहारा वर्ग को किसी भी प्रकार की विचारधारा की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद का सेंट्रल पॉइंट क्या था, तो अर्थव्यवस्था थी, जिसमें निरीक्षण के अनुसार मार्क्स इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उत्पादन के संबंध बुर्जुआ वर्ग व सर्वहारा वर्ग के मध्य के सामाजिक संबंधों से है। ठीक है स्टूडेंट, उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध भी बदल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कहना था किसका? मार्क्स का। अपनी रचना दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 में कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नीतिवाद को बताया और उसको परिभाषित किया। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको कार्ल मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद सिद्धांत के विषय में बात की और बताया कि आर्थिक नीतिवाद किस पर आधारित है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है और उसके भाग क्या हैं, और उन भागों को मार्क्स ने कैसे परिभाषित किया। तो स्टूडेंट, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से लेक्चर की तैयारी कीजिएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।